कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। लाप्लास महोदय जो है, इन्होंने 1996 में नीहारिका परिकल्पना के द्वारा सौर मंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया। ये फ्रांस के विद्वान थे। इनकी परिकल्पना वास्तव में जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है उसी का संशोधित रूप है। कांट इन्होंने जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम के अंदर किया है। इन्होंने लाप्लास जो महोदय है, इन्होंने जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो नीहारिका के द्वारा बताई है। नीहारिका क्या है? ये धीमी गति से घूमते हुए गैसों का जो बादल है उसे इन्होंने गतिशील गैसों का जो बादल है वो नीहारिका, तस्त्रीनुमा आकृति का है, उसे इन्होंने नीहारिका कहा है। जैसा कि ये चित्र में आप देख पा रहे हो, ये नीहारिका है। ये तप्त गैसों का एक झुंड या बादल जो है, जिसका आकार कैसा है, तस्त्रीनुमा है, उसके लिए उन्होंने नीहारिका शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के अंदर ये तप्त गैसों का बादल उपस्थित था, जिसमें गैसें जो है वो जो है तप्त या उष्ण थी और इनका आकार जो है वो तस्त्रीनुमा था। और ये नीहारिका को इन्होंने जो है गतिशील बताया। वास्तव में जो नीहारिका परिकल्पना है लाप्लास की, ये कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है उसी का संशोधित रूप है। कांट की जो परिकल्पना थी उसकी सबसे बड़ी जो आलोचना या कमी थी वो ये थी कि उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो है पदार्थ आपस में मिलता गया, उसके आकार में वृद्धि हुई और आकार में वृद्धि होने से उसके घूर्णन में भी वृद्धि हुई। आकार और घूर्णन में उन्होंने समानुपाती संबंध बताया, लेकिन ये गलत है। विज्ञान के नियम के अनुसार, साइंस के लॉ के अकॉर्डिंग जो है आकार और गति के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इस वजह से जो है कांट की जो परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया था। लाप्लास ने अपनी नीहारिका परिकल्पना को इस कमी को सुधारा है। उन्होंने प्रारंभ में जो है एक गैसों का बादल, जिसे उन्होंने नीहारिका कहा, उसमें जो गैसें थी वो तप्त थी। उसके आगे उन्होंने बताया कि ये गैसें जो हैं वो क्या होगी, धीरे धीरे जो है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, धीरे धीरे गैसें क्या होने लगी, ठंडी। ठंडी होने से नीहारिका में क्या हुआ, संकुचन। संकुचन होने से नीहारिका के आकार में कमी हो जाती है और नीहारिका के आकार में कमी होने से उसकी गति में वृद्धि होती है, अर्थात नीहारिका तीव्र गति से घूमने लगती है, उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। उसके पश्चात जो घूमती हुई नीहारिका है, जो कि गोलाकार मार्ग में घूम रही है, उसके अंदर जो है अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि जब भी कोई चीज गोलाकार रूप से घूमती है तो उसके केंद्र से, वृत्ताकार घूमती हुई चीज के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को जो है वो अपकेंद्रीय बल, जैसे केंद्र है और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी वस्तु जब नीहारिका जब घूम रही थी, धीरे धीरे उसका पदार्थ ठंडा हो रहा था, ठंडा होने से वो गैस से द्रव्य ठोस अवस्था में आ रहा था। अब घूमती हुई नीहारिका के केंद्र में भारी पदार्थ जो है एकत्रित हो जाता है। अब केंद्रीय बल के कारण जो है उसके केंद्र से एक छल्ला जो है वो अलग हो जाता है और उस छल्ले के विभाजन 9 टुकड़ों में होता है और उससे विभिन्न ग्रहों का निर्माण होता है। इसी तरीके से इन ग्रहों, छल्ले से जो भी पदार्थ, छल्ला टूटा, उसके टूटने से जो पदार्थ निकला, उस पदार्थ के संगठन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों से इसी प्रक्रिया के द्वारा उपग्रहों का निर्माण हुआ। और नीहारिका का शेष जो बाकी का जो भाग था वो जो है सूर्य, उससे किसका निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। इस तरीके से लाप्लास ने नीहारिका परिकल्पना के द्वारा जो सौर परिवार की उत्पत्ति को समझा। हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रारंभ में एक तस्त्रीनुमा गैसों का जो बादल था वो गतिशील अवस्था में था, उसकी गैसें तप्त थी। जैसे जैसे जो है उष्मा का उत्सर्जन से गैसें ठंडी होने लगी, ठंडी होने से नीहारिका के आकार में संकुचन हुआ, संकुचन से उसके वेग में वृद्धि हुई, वेग में वृद्धि होने से अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ और अपकेंद्रीय बल के कारण जो है नीहारिका से एक छल्ला अलग हो गया और उस छल्ले के टूटने से जो है
विभक्त होने से जो पदार्थ निकला, उन पदार्थों के संगठन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ और निहारिका का शेष बचा हुआ भाग, उससे सूर्य का निर्माण हुआ। इस तरीके से निहारिका परिकल्पना के द्वारा जो है लाप्लास ने सौर परिवार या पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया था। अब यदि हम बात करें एक तारक परिकल्पना या अद्वैतवादी जो सिद्धांत है, उनमें हमने इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना को समझा, लाप्लास की जो है वो निहारिका परिकल्पना को समझा। इनके अलावा भी बहुत सारी परिकल्पना एक तारक में, जैसे ओटो स्मिड की अंतः तारक धूल परिकल्पना, वाइजेकर की निहारिका मेघ परिकल्पना, क्यूपर की आद्य ग्रह परिकल्पना, हेंस आल्फवेन की चुंबकीय परिकल्पना। इनमें से हम डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। निहारिका परिकल्पना जो है लाप्लास की वो इम्पोर्टेंट है, उसके क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं, लेकिन ब्रीफली शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं सारे एक एक सिद्धांत को आपको समझाने लगूंगी तो 15 से 20 वीडियो जो है इसी के बन जाएंगे, और ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये प्राचीन परिकल्पना है। आधुनिक परिकल्पना बिग बैंग थ्योरी है। ओटो स्मिड की जो अंतः तारक धूल परिकल्पना है, इसमें ये बताते हैं, इसमें मैंने यहाँ जिक्र भी किया है, ओटो स्मिड ये एक जनकीय में जो अन्य परिकल्पनाएं हैं उसमें ओटो स्मिड बताते हैं कि प्रारंभ में जो ब्रह्मांड में पदार्थ था उसके अंदर क्या होता है, एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, एक बहुत तीव्र गति का विस्फोट होता है, जिससे ब्रह्मांड के अंदर जो है चारों तरफ धूल फैल जाती है, जिसे उन्होंने अंतः तारक धूल। उसमें क्या होता है, उस धूल में जो सूर्य है, जो घूर्णनशील, सूर्य को कैसा बताया उन्होंने, घूर्णनशील सूर्य उसमें प्रवेश करता है। अब इस सूर्य के आकर्षण बल के कारण उस धूल के विभिन्न धूल जो है वो उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगती है, और जो पदार्थ था, जो धूल थी, वो धूल घनीभूत होकर आगे चलकर उसी से ग्रहों का निर्माण होता है। इस तरीके से ओटो स्मिड ने अंतः तारक धूल परिकल्पना के द्वारा ग्रहों की उत्पत्ति को बताया। नेक्स्ट जो और परिकल्पना है वो है वाइजास्कर या वाइजेकर की निहारिका मेघ परिकल्पना। इसमें वाइजेकर क्या बताते हैं, ब्रीफली बता रही हूँ मैं आपको शॉर्ट में। 1944 में इन्होंने अपना मत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि घूर्णनशील गैसों के बादल में एक घूर्णनशील सूर्य प्रवेश करता है और अपने चारों ओर उस जो घूर्णनशील गैसें थी वो उसके चारों ओर सूर्य के आकर्षण के कारण उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगती है, और इसी पदार्थ से जो है आगे चलकर जो है ग्रहों का निर्माण होता है। ओटो स्मिड ने तो बताया कि सुपरनोवा स्फोट से जो धूल ब्रह्मांड में फैल गई, उस धूल में सूर्य प्रवेश करता है और वो उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगती है सूर्य के आकर्षण के कारण, और उसकी घनीभूत से जो है ग्रहों का निर्माण होता है। वाइजेकर कहता है कि प्रारंभ में घूर्णनशील गैसें विद्यमान थी, उनके मध्य घूर्णनशील सूर्य प्रवेश करता है, उसमें से कुछ पदार्थ उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगता है, और यही आगे चलकर जो है इसी पदार्थ से ग्रहों का निर्माण होता है। इस तरीके से एक तारक या एक जनकीय सिद्धांतों में एक तारे के द्वारा या सभी ग्रहों का जो निर्माण है वो समान पदार्थों से हुआ है। इनका जो आद्य पदार्थ है वो समान है। एक तारे के द्वारा जो है इनका निर्माण को समझाने की कोशिश की गई है। एक तारक या अद्वैतवादी मतों का जो आलोचना या जो सबसे बड़ी कमी है वो ये रही है कि इसमें कोणीय संवेग का जो संरक्षण, साइंस में जो कोणीय संवेग है उनके संरक्षण की पालना नहीं हुई। अर्थात देखो, सूर्य और ग्रहों, कुल जो पदार्थ है सौर परिवार का, उसमें सूर्य 98% पदार्थ से सूर्य बना है, केवल 2% पदार्थ से ग्रहों का जो है पदार्थ की मात्रा ग्रहों के अंदर उपस्थित है। जो मात्रा सूर्य के द्रव्यमान की होती है उसी के अनुरूप कोणीय संवेग होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इसके द्वारा जो है ये अद्वैतवादी मत या एक तारक परिकल्पनाओं की सबसे बड़ी आलोचना थी, कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत की पालना नहीं की। अब आते हैं द्वैतवादी विचारधारा, जिन्हें आकस्मिकवादी, प्रलयवादी या द्विजनकीय सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी जो है अलग अलग विद्वानों ने मत दिए। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम द्वैतवादी विचारधाराओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है, जेम्स जीन्स व जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना
है। रसील लिटिल की युग्म तारा परिकल्पना है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मानी जाती है वो जेम्स जीन व जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना मानी जाती है। तो इन सब के बाकी जेम्स जीन ज्वारीय परिकल्पना को डिटेल में समझ लेंगे, बाकी को हम शॉर्ट में देख लेंगे। उसके पश्चात हम आधुनिक मत में जो बिग बैंग थ्योरी है उसको समझेंगे। धन्यवाद।